नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। जो समाजवादी पार्टी ने 16 नामों का ऐलान किया है, 16 नामों की लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट के पीछे की कहानी क्या है, हर एक सीट का समीकरण क्या है, कैसे जो यहां पर प्रत्याशी उतारे गए हैं अखिलेश यादव की ओर से, वो जिताऊ प्रत्याशी कैसे साबित हो सकते हैं, जातीय समीकरण क्या है इन सीटों पर, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। एक एक सीट का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं, एक एक सीट का हाल हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले फिरोजाबाद की सीट आती है, जहां पर यादव और मुस्लिम समीकरण साधने की कोशिश की गई है और अक्षय यादव को एक बार फिर से यहां पर टिकट दिया गया है। साल 2014 का लोकसभा चुनाव था, फिरोजाबाद से विजयी हुए थे अक्षय यादव, लेकिन साल 2019 में वो चुनाव हार गए थे। यहां पर चाचा शिवपाल यादव भी उस वक्त पीएसपीएल पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और यादव मुस्लिम समीकरण यहां से जीत का मुख्य आधार माना जाता है। दूसरी सीट आती है दोस्तों मैनपुरी की अगर हम बात करते हैं तो डिंपल यादव को एक बार फिर से यहां पर अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बनाया है और डिंपल के जरिए जीत का रिकॉर्ड दोहराने की यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। दिसंबर 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी बहू डिंपल यादव ने यहां पर उपचुनाव हुआ था, उसमें वो प्रत्याशी के तौर पर उतरी थी और तकरीबन 64% वोट लेकर उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी। इस सीट की शुमार ये जो सीट जो है वो सपा का गढ़ मानी जाती है और यहां से हमेशा ही मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव जीतते आए हैं। संभल की अगर हम बात करते हैं तो संभल में शफीकुर रहमान बर्क को यहां पर प्रत्याशी बनाया है और संभल में क्या समीकरण है वो हम आपको बताएंगे। 94 साल के हैं शफीकुर रहमान बर्क, जो कि बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी है उनकी और उन पर एक बार फिर से सपा ने दांव लगाया है। संभल में यादव और मुस्लिम समीकरण जिताऊ माना जाता है और वो पहली बार यानी कि शफीकुर रहमान पहली बार 1996 में सपा के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे थे। मजबूत जनाधार वाले नेता माने जाते हैं शफीकुर रहमान बर्क और एक बार फिर से आप सोचिए, अगर 94 साल की उम्र में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है तो कुछ तो बात होगी। खीरी की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर सामान्य और ओबीसी मतदाताओं को साधने की कोशिश की गई है और उत्कर्ष वर्मा जिनको यहां पर टिकट दिया गया है, खीरी से शहर विधायक भी रह चुके हैं और सपा ने लखीमपुर खीरी जिले की खीरी सीट पर उत्कर्ष वर्मा और धनौरा से आनंद भदौरिया को उतारकर सामान्य और ओबीसी मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। अब आ जाते हैं दोस्तों राजधानी लखनऊ की सीट पर, जहां पर रविदास मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने और हर वर्ग में रविदास मल्होत्रा की पैठ मानी जाती है। रविदास मल्होत्रा एक्टिव नेताओं में गिने जाते हैं। लखनऊ मध्य क्षेत्र के विधायक है रविदास मल्होत्रा, लंबे समय से राजधानी में सक्रिय हैं और हर वर्ग में उनकी पैठ मानी जाती है। यह सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है, इसलिए लखनऊ की समझ रखने वाले और अनुभवी नेता हैं रविदास मल्होत्रा, जहां से उनको उतारना अखिलेश यादव ने मुफीद समझा है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगली सीट की, फर्रुखाबाद सीट की। फर्रुखाबाद सीट में कौन प्रत्याशी है? डॉक्टर नवल किशोर शाक्य। नवल किशोर शाक्य को क्यों उतारा यहां पर समाजवादी पार्टी ने और वो कैसे जीत दर्ज कराएंगे ये हम आपको बता रहे हैं। कैंसर सर्जन हैं नवल किशोर शाक्य और उनको फर्रुखाबाद से टिकट दिया है अखिलेश यादव ने। एक जनसभा हुई थी दोस्तों, उसमें भी अखिलेश यादव ने ये कहा था, संकेत दे दिए थे कि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि नवल किशोर शाक्य को वो प्रत्याशी बनाएंगे, यहां से चुनाव लड़वाएंगे। कैंसर सर्जन होने के नाते उनकी सभी वर्गों में उनकी पैठ है और उनके समर्थक जो हैं वो सभी वर्ग से आते हैं, इसलिए उन पर भरोसा जताया गया है। अकबरपुर की बात करते हैं दोस्तों, ओबीसी के साथ दलितों को साधने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी ने। राजा रामपाल 2004 में अकबरपुर से बसपा और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए थे। उनके जरिए ओबीसी के साथ साथ दलितों को भी साधने की बात यहां पर कही जा रही है कि यहां पर अखिलेश यादव ने ये रणनीति बनाई है। बांदा की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर पटेल मतदाता बहुत है, निर्णायक भूमिका में है पटेल मतदाता। बांदा लोकसभा सीट पर हमेशा ही ब्राह्मण और पटेल जाति के मतदाताओं का दबदबा रहा है दोस्तों, इसलिए चुनाव में पार्टियां इन्हीं दो जातियों पर दांव लगाती रही हैं। शिव शंकर सिंह पटेल का टिकट इसी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब आ जाते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सीट, सबसे इंपॉर्टेंट सीट
फैजाबाद सीट, जो कि सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी उतारकर एक बड़ा संदेश दिया है अखिलेश यादव ने। जी हां, यहां से प्रत्याशी बनाया गया है अवधेश प्रसाद को, और अवधेश प्रसाद के जरिए यहां पर जो दलित समाज है उनको यहां पर साधने की कोशिश की गई है। दोस्तों, भाजपा ने एक काम किया। भाजपा ने क्या किया, जो एयरपोर्ट है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखकर दलितों में पैठ बनाने की कोशिश की, दलितों के में सेंध लगाने की कोशिश की वोटर्स में, और उसी का यहां पर जवाब के तौर पर देखा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने फैजाबाद सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। बात करते हैं अगली सीट की दोस्तों, अंबेडकर नगर सीट। अंबेडकर नगर सीट में क्या समीकरण है, जातीय समीकरण है, वो हम आपको बता रहे हैं। दलित, ओबीसी, मुस्लिम फैक्टर यहां पर काम करता है, और सपा ने बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे लालजी वर्मा को उतारकर सबको चौंकाया है। जी हां, बड़ी रणनीति का हिस्सा है ये। दलित, ओबीसी और मुस्लिम समीकरण के चलते सपा के रणनीतिकार लालजी वर्मा को मजबूत प्रत्याशी मान रहे हैं कि लालजी वर्मा यहां से जिताऊ प्रत्याशी हैं। दोस्तों, बात करते हैं बस्ती लोकसभा सीट की। बस्ती में कुर्मी मतों पर चौधरी की मानी जाती है मजबूत पकड़। कौन है ये प्रत्याशी? है रामप्रसाद चौधरी, जो कि 5 बार कप्तानगंज से विधायक भी रह चुके हैं। तो रामप्रसाद चौधरी पर यहां पर दांव खेला है अखिलेश यादव ने, और रामप्रसाद चौधरी बड़ा लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर है। 5 बार का कप्तानगंज से वो विधायक रह चुके हैं, बीएसपी में थे, बीएसपी सरकार में खाद्य रसद एवं पंचायती राज मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये बड़ा यहां पर बड़ी रणनीति बनाते हुए समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है, और जो पिछले आंकड़े हैं वो बताते हैं कि जीत के तरीके भी यहां पर चौधरी साहब जानते हैं। अब आ जाते हैं बदायूं लोकसभा सीट की बात करते हैं दोस्तों, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी की सीट है, संघमित्रा मौर्य की, जो कि पिछली बार चुनाव जीती थी, और यहां से धर्मेंद्र यादव को एक बार फिर से उतारा है मैदान में समाजवादी पार्टी ने। 2014 में यहां से धर्मेंद्र यादव जीते थे, लेकिन 2019 में हार गए थे, और धर्मेंद्र यादव को मुस्लिम यादव समीकरण के चलते बदायूं से एक बार फिर से उतारा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, लखनऊ के पास सीट है उन्नाव की, जहां से अनु टंडन को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है, और सामान्य वर्ग के मतदाताओं का भी मिल सकेगा साथ। इस सोच के साथ ये रणनीति बनाई गई है, अनु टंडन को मैदान में उतारा गया है। 3 साल पहले कांग्रेस से इस्तीफा देकर सपा की सदस्यता ग्रहण की थी अनु टंडन ने, और फिर उन्होंने अनु टंडन 2009 में उन्नाव से सांसद रही हैं। 2019 के चुनाव में वो तीसरे स्थान पर रही थी। अनु टंडन के साथ जो सामान्य वर्ग का वोट बैंक है उसके जुड़ने की यहाँ पर बात कही जा रही है, और ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा साबित हो सकती हैं। काजल निषाद की बात करते हैं दोस्तों। काजल निषाद, जो कि गोरखपुर से प्रत्याशी बनाई गई हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। काजल निषाद, जो कि अभिनेत्री हैं, 2012 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र से लड़ा था, लेकिन हार गई थी। 2021 में वो सपा में शामिल हुई थी, और तभी से वो लगातार सक्रिय हैं। 2018 में गोरखपुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने यहां जीत दर्ज की थी। 2018 में दोस्तों उपचुनाव जो हुआ था वहां से प्रवीण निषाद ने जीत दर्ज की थी, और उसी समीकरण को देखते हुए, उसी समीकरण को तरजीह देते हुए, उसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को एक बार फिर से मौका दिया है। तो ये 16 सीटों का समीकरण, जो कि कितना कारगर साबित होता है, कितना नहीं, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की रणनीति कितना काम आती, कितना नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अपने तरीके से यहां पर हर एक वर्ग को साधने की कोशिश जरूर की गई है सपा की ओर से। बहुत शुक्रिया दोस्तों।